एक एक करके सेक्टर हम कवर कर रहे हैं। अभी हमने कौन सा करा? एग्रीकल्चरल सेक्टर। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर. व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डोमिनेटेड द, खैर 85% तो वहां थे, बाकी बचे 15% ऑफ द पॉपुलेशन, वो भी कुछ करते थे। दो से 3 सेक्टर्स होते हैं. प्राइमरी, प्राइमरी इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग. oh sorry, primary is related to agriculture. मैं बोलूं? primary sector is involved in agriculture and activities related to natural resources, minerals. Secondary sector is the industrial sector relating to manufacturing. Tertiary sector is the service sector. तो तब टर्शरी सेक्टर नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती थी, मतलब इतनी एजुकेशन ही नहीं होती थी कि सर्विस सेक्टर भी एग्जिस्ट करे. क्लोज टू जीरो. इट ऑलमोस्ट 85% प्राइमरी सेक्टर, बाकी 15% इंडस्ट्रीज और टर्शरी, बट मेजॉरिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसलिए सर्विसेज की तो कोई बात भी नहीं हो रही. Although agriculture had dominated the Indian economy during the pre-British period, but some Indian industries producing certain special products enjoyed worldwide reputation. Some industries, they enjoyed worldwide reputation. India was particularly well known for its handicraft industries. This was before the British rule. फिर धीरे 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 ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को. Like agriculture, India could not develop a sound industrial base under the British rule. The poor state of the industrial sector during the British rule is illustrated in the following points. Deindustrialization, decline of the handicraft industry. British government systematically destroyed the Indian handicraft industry and no modern industrial base was allowed to come up. The primary motive of the British rule behind deindustrialization was twofold. तो जो पहले आई थी twofold strategy, और तब आया था ना कि it will be discussed later in the chapter, तो वो later वाला stage आ गया. What was the twofold motive behind deindustrialization? What was the twofold motive behind deindustrialization? Number one, to get raw materials from India at cheap rates to be used by upcoming modern industries in Britain. Number one. Number two, to sell finished products of British industries in Indian market at higher prices. अब बहुत ही ध्यान से अगर कोई पढ़ रहा होगा तो उसको ये चीजें कॉन्ट्रडिक्टिंग लगेंगी, अगर कोई बहुत ध्यान से पढ़ रहा होगा तो. कैसे कॉन्ट्रडिक्टिंग लगेंगी? अभी पहले उन्होंने बताया कि कमर्शलाइजेशन में द फार्मर शिफ्टेड फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स because they were offered good prices for the cash crops, and cash crops were the raw materials for the Britishers. Now if they were offered good prices, तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि the purpose was to get cheap raw material from the Indian market? अगर आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है तो वो चीज उनको सस्ती कैसे पड़ सकती है? वेरी गुड. एज कंपेयर टू, उनके पास ऑप्शन क्या था, या तो इंडिया से इंपोर्ट करो या किसी और कंट्री से इंपोर्ट करो. तो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज उनको सबसे सस्ता इंडिया में पड़ रहा था, और इंडियंस के लिए वो रेट भी बहुत अच्छा रेट था. बात समझ आ रही है? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, आउटसोर्सिंग कि यूएस में उनको लेबर मिल रही है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि $50 पर आवर. एग्जाम्पल $50 पर आवर कि उनका एवरेज रेट है $50 पर आवर. इंडिया के अंदर एवरेज रेट है $10 पर आवर. $800 घंटा. डिसेंट है, मान लेते ना, एग्जाम्पल है. यूएस का एवरेज रेट है $50 पर आवर, यहाँ का है $10 पर आवर. आपको बाहर से अपॉर्चुनिटी आती है कि हम आपको $15 पर आवर देंगे, $20 पर आवर देंगे. आप तो जो भी काम कर रहे हो छोड़ छाड़ के
वो अपॉर्चुनिटी ले लोगे, आपको तो डबल मिल रहे हैं, तो यू आर गेटिंग बेटर प्राइसेस, उनको भी चीप पड़ रहा है। तो अभी समझे ना, एग्जैक्टली सेम चीज की उनको भी चीप पड़ रहा है और आपको भी बेटर प्राइसेस मिल रहे हैं। To get raw materials from India at cheap prices to be used in the upcoming modern industries in Britain and to sell finished goods of British industries in India at higher prices. अब यहाँ आती है एक्सप्लॉइटेशन, यहाँ आती है एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि इंडिया के पास अब फिनिश गुड्स तो पर बचे नहीं, तो उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए फिनिश गुड्स यहाँ पे बेचे अपने मनचाहे रेट्स पे। ये कहीं कहीं खुद भूल जाते हैं कि महंगे बेचे थे या सस्ते बेचे थे, बट टू फोल्ड मोटिव क्या था? टू कन्वर्ट इंडिया इनटू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। चीपर और कॉस्टलियर सेकेंडरी है, बट इट विल एड वैल्यू टू द आंसर, बट स्टिल एजेंडा converting India into an exporter of raw material and an importer of finished goods. The twofold policy of the British rule was enforced to ensure the maximum advantage of their home country. Britishers अपने benefit के लिए twofold motive लाए थे. Number one reason for the decline of the industrial sector, deindustrialization, decline of the handicraft industry. What was the reason? What was the twofold motive behind deindustrialization? अलग question है. What was the reason for the decline of handicraft industry? The main reason for the decline of India's renowned handicraft industry was the introduction of the discriminatory tariff policy. I repeat, दो अलग questions हैं. What was the twofold motive behind deindustrialization? What was the reason for the decline of handicraft industry? Reason of decline of the handicraft industry was the discriminatory tariff policy. Discrimination करी उन्होंने tariff policy. Tariff मतलब taxation. एक होता है quotas, एक होते हैं tariff. Tariff होते हैं taxes, duties, import duties, export duties. There was duty-free export of raw materials from India. उन्होंने बोला कि अगर इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है ना, कोई टैक्स नहीं उस पर. नो टैक्सेस इज एन इंसेंटिव फॉर द एक्सपोर्टर. एक्सपोर्टर के ऊपर कोई टैक्स ही इंपोज नहीं किया जाएगा अगर वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है तो. देयर वाज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द फाइनल गुड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया. अगर आप फिनिश गुड्स ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा. हेवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. आप हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो, 50% ड्यूटीज, तो आपका सामान महंगा हो जाएगा. अगर आपका सामान महंगा हो जाएगा तो वर्ल्ड में उसकी डिमांड गिर जाएगी, बिकॉज इट हैज बिकम कॉस्टलियर. तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड गिरेगी. कोई चीज महंगी हो जाती है तो डिमांड गिरती है, तो उन्होंने आपका सामान महंगा बना दिया. तो अगर आपका सामान बिक ही नहीं रहा तो फिर you will be left with no other option but to stop producing handicrafts and get into manufacturing of raw materials, because raw materials पे कोई taxes नहीं है export पे, वो आपके लिए सस्ता beneficial पड़ रहा है. तो what was the reason behind the decline of the handicraft industry? It was the discriminatory tariff policy. No taxes, no tariff, duty-free export of raw materials, duty-free import of finished goods from Britain. किसी और कंट्री से इंपोर्ट करोगे तो टैक्सेस हैं, ब्रिटेन से करोगे तो नहीं है. As a result, Indian markets were full of finished goods from Britain, which were low priced. अब जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें वो कॉन्ट्रडिक्टिंग कर रहे हैं. ऊपर उन्होंने क्या बोला? टू सेल फिनिश्ड गुड्स in Indian market at higher prices. अब यहाँ पे लिख रहे हैं as a result Indian markets were full of finished goods from Britain which were low priced. Pure contradiction. But understand कि यहाँ पे वो taxation point of view से बात कर रहे हैं कि अगर आप सेम सामान ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है. फिनिश गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन
नो टैक्सेस, किसी और कंट्री से इंपोर्ट करोगे तो टैक्स है, उस कंटेक्स्ट में आपको ब्रिटेन से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ेगा, बट अपने आप में वो सामान महंगा है क्योंकि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपके पास फिनिश गुड्स है ही नहीं। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टैरिफ पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटेन से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा था। It led to the decline of Indian handicrafts both in the domestic market as well as in the export market, क्योंकि महंगा पड़ रहा है, क्योंकि महंगा पड़ रहा है बाकी की कंट्रीज के लिए। सर मान लेते हैं बाकी की कंट्रीज के लिए तो महंगा पड़ रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में कैसे महंगा पड़ रहा है? डाउट आ सकता है ना कि आप एक्सपोर्ट पे आपने टैरिफ इंपोज करे, एक्सपोर्ट ड्यूटीज इंपोज करी है, तो बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डिमांड इंडिया में क्यों गिर गई? मैन्युफैक्चरर्स तो वही हैं, जब वो बल्क में प्रोडक्शन कर रहे थे, अब उनके एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज लग गई हैं, तो क्या वो ज्यादा बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, कम बनाएंगे, तो हैंडीक्राफ्ट किसी भी चीज की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, शॉर्टेज होगी, तो वो महंगा हो जाएगा। उससे सस्ता अगर आपको बाहर की कंट्रीज से पड़ रहा है, आप कोई सच्चे देशभक्त तो हो नहीं, आप तो एक आम आदमी हो। तो एक ऑप्शन है कि भैया इंडिया से महंगा ले लो, दूसरा ऑप्शन है कि बाहर से सस्ता इंपोर्ट कर लो। और अगर ऑलरेडी आप बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हो, तो फिर देशभक्ति तो भूखे पेट का ही निभा पाता है कोई, तो फिर आप बाहर से, तो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का रीजन ये था। क्लियर है? अच्छे से याद रहेंगी बातें, करनी पड़ेंगी, अपने आप नहीं रहेंगी। So the poor state of industrial sector during the British rule is illustrated in the following points. Number 1, deindustrialization, one of the most important part of this chapter. 2-3 तरीके से इस पे क्वेश्चंस बनते